अपने बात कर रहे थे नेपोलियन के पतन के कारण। पीछे अपने बात कर चुके हैं कि नेपोलियन की महत्वाकांक्षा, शारीरिक शक्तियों का कमजोर पड़ना, शारीरिक दुर्बलता और भाई भतीजावाद है उसके बारे में अपने जान चुके थे। अब अपने बात करेंगे नेपोलियन का अधिनायकवाद। जनप्रतिनिधित्व का पीछे जो अपने नेपोलियन के पतन के कारण के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, उनके बारे में बातचीत की थी, उसके बाद में जो ये कारण है नेपोलियन का अधिनायकवाद, जनप्रतिनिधित्व का अभाव, ये मुख्य कारण था। जो जो नेपोलियन ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया उसमें निरंकुशता का घर बनता गया, जिसका अंतिम सोपान था अधिनायकवाद। निरंकुशता से जनता में भय और उसकी लोकप्रियता व्याप्त हो गई। उसने अपने मनमाने ढंग से पुराने राजवंशों को तथा राज्यों का गठन कर नए राज्यों का निर्माण किया। फ्रांस के अंदर उसने स्थानीय शासन संस्थाओं में निर्वाचन पद्धति को समाप्त कर दिया और निर्वाचित अधिकारियों के स्थान पर अपने विश्वास पात्र अधिकारियों को नियुक्त किया, जो केवल उसी के प्रति उत्तरदायी होते थे। सैनिक दुर्बलताएं। नेपोलियन का साम्राज्य उसके व्यक्तित्व एवं उसकी सैनिक शक्ति पर ही निर्भर था। जब तक उसके व्यक्तित्व में प्रतिभा विद्यमान रही, चमत्कार बना रहा, तब तक फ्रांसीसी और दूसरे लोग भी उससे दबे रहे। परंतु जैसे जैसे उसकी प्रतिष्ठा कम होती गई, चमत्कार कम होता गया, तो लोगों ने उसका साथ छोड़ना शुरू कर दिया। यह बात उसकी सैनिक शक्ति पर भी लागू होती है। शक्ति पर आधारित साम्राज्य तभी तक फलता फूलता है जब तक उसके पास शक्ति मौजूद रहती है, और ये कमजोर होते ही साम्राज्य छिन्न भिन्न हो जाता है। शुरू में नेपोलियन की सेना के सामने एक आदर्श था, एक लक्ष्य था, समानता एवं बंधुत्व के लिए वो लड़ रहे थे। परंतु जब नेपोलियन ने इन आदर्शों की अवहेलना करना शुरू कर दिया, तो उसकी सेना का क्रांतिकारी जोश भी समाप्त हो गया। अब उसमें एक निरंकुश शासन की सेनाओं में कोई अंतर नहीं रह गया। इस प्रकार शुरू में उसकी सेना राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत थी। दूसरे देशों के लोग भी अपने को निरंकुश शासन से मुक्त करवाना चाहते थे, परंतु उसकी सेना की ओर आशा लगाए बैठे रहते थे। परंतु जब नेपोलियन ने अपनी सेनाओं को दूसरे देशों में रखना शुरू कर दिया और अपनी सेनाओं का व्यय भी वसूल करना शुरू कर दिया, तो वहां के लोग उसके विरुद्ध हो गए। इस प्रकार जब नेपोलियन ने दूसरे
के निवासियों को भी अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया, तो उसकी सेना की राष्ट्रीय स्वरूप समाप्त हो गया। नौशक्ति की दुर्बलता। नेपोलियन के पतन का प्रमुख कारण फ्रांस की नौशक्ति की दुर्बलता थी। उसने स्थल युद्धों में तो यूरोप के सभी देशों को पराजित करने में सफलता प्राप्त की थी, परंतु इंग्लैंड को पराजित करने में असफल रहा। इंग्लैंड का उसका प्रमुख एवं प्रबल शत्रु वही नेपोलियन के विरुद्ध बार-बार गुटों का निर्माण करता रहा और गुट में सम्मिलित होने वाले देशों को सैनिक सामान से मदद करता था। इंग्लैंड को अपनी श्रेष्ठ नौशक्ति के कारण ही अपनी सुरक्षा का भय नहीं था। इसके जहाजी बेड़ों को परास्त करना आसान काम नहीं था। नेपोलियन को 2 बार इंग्लैंड के जहाजी बेड़ों के साथों पराजित होना पड़ा था। फ्रांस की नौसैनिक शक्ति की दुर्बलता के कारण ही नेपोलियन का महाद्वीपीय व्यवस्था असफल रही। ये तथ्य उसके पतन का प्रमुख कारण बना। महाद्वीपीय व्यवस्था इसकी विस्तृत जानकारी अपने पीछे प्राप्त कर चुके हैं। यहां इसका कहना है कि पर्याप्त होगा कि महाद्वीपीय नीति के परिणाम नेपोलियन तथा यूरोप के लिए आत्मघातक सिद्ध हुआ। इंग्लैंड की सख्त समुद्री नाकाबंदी ने यूरोपीय देशों को उसके उपनिवेशों से संपर्क काट दिया, जिसके परिणाम स्वरूप चीजों के भाव में जबरदस्त वृद्धि हो गई और लोगों को असंतोष बढ़ने लगा। जिस किसी ने इस नीति का विरोध किया, नेपोलियन ने उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की। उसने अपने भाई लुई को हॉलैंड का शासन से हटा दिया और पोप को भी जबरदस्ती कैद कर लिया। पुर्तगाल को जीतकर फ्रांसीसी साम्राज्य में मिला लिया गया। रूस के विरुद्ध भी अभियान किया गया। इस प्रकार उसकी महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण उसके सभी मित्र असंतुष्ट हो गए और वह उसके पतन के कारण बने। पोप से जब पोप ने महाद्वीपीय व्यवस्था की पालना करने से इनकार कर दिया, तो पोप का राज्य छीन लिया गया और पोप को वेटिकन सिटी में बंदी बना लिया गया। इस बात से पोप नेपोलियन से नाराज हो गया और उसने उसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया। और वहां के जो स्थानीय लोग थे, उन्होंने भी नेपोलियन का विरोध किया। स्पेन का राष्ट्रीय आंदोलन। स्पेन का राजा नेपोलियन का घनिष्ठ मित्र था और उसने नेपोलियन की कई बार मदद भी की थी, परंतु जब साम्राज्य विस्तार की नीति का अनुसरण करते हुए नेपोलियन ने स्पेन पर अधिकार कर लिया, तो वहां के जो स्थानीय लोग थे वो नाराज हो गए और उन्होंने इंग्लैंड से मदद मांगी और परिणाम स्वरूप इंग्लैंड ने उनकी मदद की। स्पेन के राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए नेपोलियन को एक बहुत बड़ी सेना को रखना पड़ा, फिर भी उससे सफलता नहीं मिली। स्पेन का
के आंदोलन उसके लिए एक नासुर सिद्ध हुआ। फ्रांस की आर्थिक स्थिति का बिगड़ना। नेपोलियन द्वारा अनेक युद्ध लड़े गए, जिसके कारण युद्ध में काफी धन का व्यय हुआ, जिसके कारण फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति है वो दिनों दिन कमजोर होती गई और उसे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसमें कोई संदेह नहीं कि नेपोलियन ने आर्थिक सुधार व विजित देशों से प्राप्त धन संपदा से फ्रांस की आर्थिक स्थिति को काफी सुधार दिया था, परंतु लगातार युद्धों के कारण उसकी स्थिति और भी दिनों दिन खराब होती गई। नेपोलियन के राजसी ठाट-बाट ने भी राजकोषों को खाली कर दिया और जिसके परिणाम स्वरूप उसे काफी नुकसान उठाना पड़ा। इससे जन असंतोष में भी बढ़ोतरी हुई। नेपोलियन की देन। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की क्रांति का अमूल्य देन था। उसने अपने जीवन के उदाहरण से यह सिद्ध कर दिया कि मानसिक बुद्धि, राजनीति, व्यवहार तथा रणकौशल तथा शासन कला केवल कुलीन वर्ग में उत्पन्न व्यक्तियों में नहीं प्रकटी, वास्तव में ये सीमित अर्थ में क्रांति का शिशु था। वास्तव में यह सीमित अर्थ है में क्रांति का शिशु था। फ्रांस और यूरोप को उसने महत्वपूर्ण देन दी है। उसने फ्रांस के साम्राज्य का विस्तार किया, एक ऐसा साम्राज्य जिसकी क्षमता किसी भी फ्रांसीसी सम्राट का साम्राज्य नहीं कर सकता था। उसने अपनी प्रतिभा और योग्यता के द्वारा पेरिस को यूरोपीय राजनीति का केंद्र बना दिया। इसका महत्व बहुत दिनों तक कायम रहा। पेरिस को यूरोप की कला केंद्र बनाकर उसने फ्रांसीसियों की सौंदर्य एवं अहंकार की भावना को दूर करने का प्रयत्न किया। फ्रांसीसियों के लिए उसकी योग्यता एवं प्रतिभा के अनुसार जीवनवर्तियों के द्वार खोल दिए गए। सभी व्यक्तियों को धर्म की उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई। नेपोलियन भली भांति जानता था कि फ्रांस के लोगों का सामाजिक समानता अधिक प्रिय है, अतः उसने क्रांति द्वारा ये उसे प्रदान किया। क्रांति काल में भूमि व्यवस्था में जो परिवर्तन किए गए वे काफी फ्रांस के लिए लाभकारी सिद्ध हुए। नेपोलियन जितना बड़ा विजेता था उतना ही बड़ा कुशल प्रशासक भी था। कुशल प्रशासक भी था। उसने अपनी कुशलता का परिचय फ्रांस
का विस्तार करके दिया। उसने वहां पर अपनी कुशल राजनीति द्वारा वहां पर एक सुचारू प्रशासन भी चलाया। फिर भी उसकी शासन व्यवस्था में एक विशेषता थी, वह जन कल्याण का हमेशा ध्यान रखता था। उसने ऐसे सुधारों को लागू किया जिससे फ्रांसीसी जनता को जीवन सुखी और समृद्ध हो सके। अपनी तरफ से उसने फ्रांसीसियों को स्वच्छ शासन प्रदान करने का प्रयत्न किया। भ्रष्टाचार को उसने दूर किया। योग्य व्यक्तियों के लिए सरकारी पदों पर नियुक्त किया। प्रशासन व्यवस्था की दरबंदी से मुक्त रखा। वह नेपोलियन को फ्रांस की बहुत बड़ी देन थी। नेपोलियन ने फ्रांस की पुरातन शिक्षा पद्धति में सुधार कर उसे प्रोत्साहन दिया तथा पेरिस के विश्वविद्यालय को यूरोप के श्रेष्ठ विश्वविद्यालय की पंक्ति में ला खड़ा किया। इसकी विधि संहिता एक बहुत बड़ी देन मानी जाती है। इस प्रकार फ्रांस के प्रति उसकी सेवाएं अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यूरोप ही नहीं अपितु सारा संसार उसकी बातों के लिए नेपोलियन का ऋणी है। उसने फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत का काम किया। नेपोलियन ने क्रांति के सिद्धांतों को यूरोप में फैलाया और यूरोप के माध्यम से शेष संसार उनसे परिचित हुआ। कहा जाता है कि आधुनिक स्वेज शहर का जो निर्माण करने की योजना है वो उसी ने तैयार की थी। यूरोप में जहां जहां भी नेपोलियन पहुंचा उसने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का प्रचार प्रसार किया। विजित क्षेत्रों का निर्कुश सामंतिक प्रथा से मुक्त किया और उसके द्वारा निर्मित विधि संहिता को लागू करके उसने नया रूप प्रदान किया। उसने यूरोप के इन क्षेत्रों में सामाजिक समानता तथा प्रजातांत्रिक जातियों को बंद कर दिया। नेपोलियन ने शत्रु देशों पर कठोरता से अधिकार भी किया। इन बातों को नेपोलियन की सबसे बड़ी देन राष्ट्रीयता की भावना का विकास। राष्ट्रीयता की भावना का विकास, इस भावना को उसने दो तरह से उत्पन्न किया। इंग्लैंड आदि देशों में उसने जानबूझकर राष्ट्रीय भावना को उभारा, लेकिन स्पेन तथा जर्मनी में उसने अपने निर्कुश सत्ता को आरोपित कर वहां के निवासियों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया। निष्कर्ष, इसमें संदेह नहीं कि नेपोलियन क्रांतिकारी शिशु था। कम से कम बाहरी स्वरूप में उसने फ्रांस के गणतंत्र को कायम रखा था। क्रांति के समय की भारी उथल-पुथल के फलस्वरूप भी वहां फ्रांस के राजनीतिक रंगमंच पर आया था। वह भी अच्छी तरह से जानता था कि वास्तविक जनतांत्रिक पद्धति की विशेषताओं और सैनिक अभियानों की सफलता के कारण पूरे यूरोप फ्रांस के सामने थर-थर कांप रहा था।
बोनापार्ट क्रांति के इस पहलू को कायम रखना चाहता था। लोगों को राजनीतिक स्वतंत्रता बने ही चली जाए, किंतु वह सामाजिक समानता परम आवश्यक थी। नई व्यवस्था में योग्यता के अलावा उन्नति का दूसरा मार्ग नहीं था, परंतु साम्राज्य को कायम करके वह क्रांति के सिद्धांतों से बहुत दूर चला गया था।